अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके घर वाले सभी खैरियत से होंगे। प्रीवियस एपिसोड पर मुझे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस मिला है, जिसे देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ। मगर जो मज़ीद एपिसोड है उसके बारे में मैं फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसके उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक अदद मेरा कमेंट है जो कि अभी भी पिंड है। अगर आप वो पढ़ें और उस पर गौर फिक्र करें तो शायद एक नया एपिसोड आ जाए। आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक उस एपिसोड को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली वो वीडियो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन थी जो मैं अपने दोस्तों के साथ करने गया था। तो इफ़ यू वांट टू वॉच इट, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। ओह अंग्रेज़ी। आज के हमारे जिन स्टोरीज एपिसोड 30th का टॉपिक है 8 विलेज जिन स्टोरीज, जो कि काफ़ी स्केरी और इंटरेस्टिंग है। इसमें अलग अलग लोगों ने जो उनके ऊपर आप बीती गुजरी है गांव देहात में। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड पहली कहानी के साथ, जो कि एक नौजवान से जुड़ी है। एक नौजवान जो अपने घर वालों समेत शहर में उसको शिफ्ट हुए काफ़ी अरसा हो गया था, मगर उसका जो दिल था वो गाँव में ही लगता था, क्योंकि उसके जो यार दोस्त और रिश्तेदार थे वो सब गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। तो शहर में उसका उतना दिल नहीं लगता था कि जितना उसका अपने गाँव में दिल लगता था। तो अक्सर व बेशतर वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए गाँव में जाया करता था। अमूमन कुछ दिन वहाँ पर ठहरता भी था। ऐसे ही एक मर्तबा उसका इरादा गाँव जाने का बना, और वहाँ उसी रात की बात है कि उसका अपने उसी रात की बात है कि जो रात को स्टे था उसका, वो घर में नहीं बल्कि फसल में था, जिसकी कटाई अगले दिन थी, और वो उस फसल में अपने चचा के हमरा मौजूद था। उस रात उसके चचा ने एक दिल दहला देने वाली उसे कहानी सुनाई कि जिसे सुनकर उसका इरादा बदल गया और उसने घर वापस जाने की दरख्वास्त की। शहर में शिफ्ट हुए हमें गांव से तकरीबन अब एक अरसा हो गया था। गांव की याद भी आती थी, क्योंकि सभी दोस्त अहबाब जिनसे बचपन का साथ जुड़ा है सब गांव के रहायशी हैं। हर महीने मैं इंतज़ार में रहता था कि कब गांव का चक्कर लगे और कब मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जाकर मिलूंगा। महीने की पहली आई, अब्बा ने पैसे दिए और मैं लोकल वैगन पकड़कर अपने गांव आ पहुंचा, जहां हमेशा से मुझे मेरे चचा पिक किया करते थे। गांव पहुंचकर मैं बहुत खुश हुआ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से हर बार ऐसे ही मुलाकात करता था जैसे मैं किसी और मुल्क से वापस आया हूं। रात हुई तो चचा ने कहा कि मैं खेत में जा रहा हूं, क्योंकि कल कटाई है तो रात वहीं गुजारूंगा। उन्होंने मुझे साथ आने की दावत दी और मैं खुशी खुशी उनके साथ वहां चला गया। रात का वक्त था। हम खेत के करीब बैठे अपनी चारपाइयों पर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और साथ खाना खा रहे थे जो चची ने हमारे लिए बनाकर भेजा था। चचा मुझे उसी दौरान एक किस्सा सुनाने लगे जो आज से काफ़ी अर्सा पहले, जब चचा अपने बड़े भाई यानी कि मेरे वालिद के साथ इसी खेत में रात रुकने के लिए आए थे, तो उनके साथ अब एक बहुत ही पुरअसरार वाक़या पेश आया था। बताते हैं कि आधी रात का वक्त था। चचा और अब्बा जलाई हुई मश्क की रोशनी में लेटे सो रहे थे कि चचा की आंख किसी शोर के बायस खुली। जब आंख खुली तो उन्हें खेत से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उन्होंने गौर किया तो आवाज़ें जैसे दो औरतों की आपस में गुफ्तगू की हो। चचा इस कश्मकश में थे कि आखिर रात के इतने पहर औरतें खेत में क्या कर रही हैं। कभी उनके आपस में बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कभी मानो जैसे हंस रही हूँ, तो कभी गुस्से में एक दूसरे पर चिल्ला रही हूँ, और खेत बाकायदा दरमियान से हिलते नज़र आ रहे थे। ये सुनकर चचा ने अब्बा को हाथ से हिलाकर उठाया और बाकायदा अब्बा ने भी वो आवाज़ें सुनी। अब्बा दिलेर हैं, मगर मामला वो भी समझ गए थे और चचा से मश्क की रोशनी में रहते हुए खामोश रहने को कहा। इतने में वो आवाज़ें जैसे बंद हो गई हूँ कि फ़ौरन हमें ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। अब्बा ने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी का विर्द किया, जिसके दौरान चचा ने जो कुछ सुना बताते हैं कि वो सिर्फ वही जानते हैं। आयतुल कुर्सी मुकम्मल होने के बाद वो आवाज़ें बंद हो गई थी, और जो ही आयतुल कुर्सी मुकम्मल हुई साथ ही वो आवाज़ें भी बंद हो गई थी। ये सब देखकर सुनकर चचा बहुत सहम गए थे, और ये वाक़या सुनकर मैंने चचा से दरख्वास्त की कि मुझे घर छोड़ाएं। मगर चचा ने कहा कि ये मखलूक कभी किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाती, ये सिर्फ डराने की कोशिश करती है, और डरते वही हैं कि जिनका ईमान कमज़ोर हो। ये वाक़या तो दिल दहला देने वाला था, मगर चचा की आखिरी बात सुनकर मेरा ईमान और मजबूत हुआ और मैंने रात वहीं रुकने का फ़ैसला किया।
ये वाक़या डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मौजूद एक गांव से रिलेटेड है, जहां गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले वहाँ के लोकल्स ने रिपोर्ट किया था कि उन्हें रात के पहर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि किसी के कदमों की आवाज़ें हों, और सिर्फ कदमों की आवाज़ें नहीं बल्कि उन कदमों में किसी ने जंजीरें भी बांधी हों, और जूं जंजीरों की लटक लटक कर ज़मीन के साथ रगड़ की आवाज़ आती है, उसी तरह की आवाज़ उन लोगों को सुनने को मिलती थी। इसी सिलसिले से जुड़ा एक वाक़या जो कि वहीं के एक बच्चे के साथ पेश आया, कि जब उसके साथ वो वाक़या पेश आया उसके बाद उसका जो हाल था वो बेहाल हो गया था। हमारे गांव की आबादी काफ़ी अच्छी है, कोई घर भी ऐसे नहीं है कि खाली हो चुके हों। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमने अक्सर यही सुना है कि आबादी वाली जगह पर ऐसी चीज़ों का बसेरा नहीं होता, ये अक्सर खाली जगह या मकानों पर आकर बसते हैं। मगर पिछले कुछ दिनों से गांव के लोगों ने कुछ अजीब चीज़ें महसूस की हैं। मैंने पहले तो यकीन नहीं किया था, मगर जब मेरे भाई ने भी देखा तो अब हमें यकीन है कि गांव में कोई आ बसा है। शुरुआत में रात के वक्त सिर्फ कदमों की आवाज़ें आया करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज़ जंजीरों की आवाज़ों में बदल गई, मानो किसी के पैरों पर जंजीरें पड़ी हों और वो उन्हें घसीट कर चल रहा हो। ये आवाज़ें पहले सिर्फ कब्रिस्तान के करीब वाले मोहल्ले में सुनी गई थी। अब जिस गली में हमारा घर है वहाँ भी आती हैं। आवाज़ें आती सिर्फ रात के मखसूस वक्त हैं, मुसलसल नहीं रहती, लेकिन जब तक कानों में पड़ती हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आवाज़ें खासी चुभन वाली होती हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है कि मेरा भाई ड्राइंग रूम में बैठा पढ़ रहा था। ड्राइंग रूम बाकी घर से अलग है, बाहर की तरफ बनाया हुआ है, जिसकी खिड़की भी बाहर की तरफ ही खुलती है। पढ़ते हुए अचानक उसे गर्मी महसूस होने लगी, जबकि यहाँ रात को मौसम काफ़ी ठंडा होता है। उसने रज़ाई हटा दी और पढ़ने लगा। अचानक सामने दीवार पर उसकी नज़र पड़ी, जो कि खिड़की से उसे दिखाई दे रही थी। उस गली में उसे घने बालों और ऊंचे कद का साया दिखाई दिया, जो उसके देखते ही देखते बहुत बड़ा हो रहा था। भाई बहुत घबरा गया और बेहोश हो गया। जब मैं उसे दूध कमरे में देने गई तो वो पसीने में डूबा हुआ बेहोश पड़ा हुआ था। फ़ौरन अम्मी को मैंने आवाज़ दी। भाई सारी रात बुखार में रहा और सुबह होश आता ही उसने हमें ये सारा वाक़या तमाम किया। गांव देहात की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में हरियाली आती है, और हरियाली को मद्देनज़र रखते हुए कदीम और पुराने दरख्त भी हमारे जहन में आते हैं, जो कि आज भी गांव देहात में मौजूद हैं और पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे दरख्त जो सदियों से अपनी जगह पर कायम है। मगर ये कहानी एक ऐसे दरख्त के बारे में जिसे जवान दरख्त कहा जा सकता है, कि मानो जैसे वो दरख्त कभी बूढ़ा ही ना हुआ हो। जरखेज़ है मगर आबाद नहीं। ना तो उसके नीचे कोई बच्चा खेल सकता है और ना ही उसके नीचे कोई ज़्यादा देर तक ठहर सकता है। आपने पुराने गांव और उनके सदियों पुराने दरख्तों के बारे में सुना होगा। जब लोगों के घर पंखे और एसी जैसी सहूलियत नहीं थी, तब इन दरख्तों का इस्तेमाल धूप से बचने के लिए, ठंडी हवा के लिए किया जाता था। मेरा ताल्लुक़ जिस गांव से है, यहाँ सिर्फ 2 ही ऐसे दरख्त बचे हैं कि जिनको उखाड़ कर वहाँ घर नहीं तामीर किया गया, कि जिनको अभी तक उखाड़ा नहीं गया और उनकी जगह कोई घर भी तामीर नहीं किया गया। उनमें से एक दरख्त हमारे घर के पास एक खाली ज़मीन पर है। हैरानी की बात यह है कि वो इतना बूढ़ा होने के बावजूद आज भी बिल्कुल उसी तरह तरोताज़ा है जैसे बरसों पहले लगाया गया था। उसके पत्ते आज भी उतने ही हरे हैं जितने पहले थे। अब्बा बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब हमने कभी इस दरख्त के पत्तों को या शाखों को गिरते नहीं देखा। अब जो भी ये सुने या देखे वो तो यही सोचेगा कि दरख्त मजबूत है, मगर हकीकत ये है कि दरख्त के नीचे ना तो चूं पड़ती है और ना ही बच्चे इसके अतराफ में खेल सकते हैं। एक आध दफ़ा मैंने अपनी बहन के लिए वहाँ झूला लगाने की कोशिश की, मगर हर दफ़ा रस्सी टूट जाती थी। शाख वहीं की वहीं रहती मगर रस्सी वो टूट जाती थी। मुझे लगा कि शायद रस्सी मजबूत नहीं है, तो मैंने रस्सी बदल कर देखी, मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस दरख्त के नीचे ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता, क्योंकि अजीब सी घुटन महसूस होती है। दरख्त इतना घना है फिर भी अपने छाँव में किसी को आने नहीं देता। बुज़ुर्गों का कहना है कि इस पर किसी और
मखलूक का बसेरा है, क्योंकि दरख्त हमारी तरह जानदार होते हैं और हमारी तरह ही उम्र में कम होते हैं, मगर इसका यूं बरकरार रहना इस बात की निशानदेही करता है कि यह मामला पुरअसरार है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी पुराने ज़माने की है, जब अठन्नी और चवन्नी का दौर हुआ करता था। तब के दौर से जुड़ी एक कहानी है गांव के मुतल्लिक, जहां पर बच्चे जो थे ऑलरेडी खेला करते थे, मगर एक मर्तबा उनके दरमियान एक ऐसा बच्चा आ गया कि जिसकी ना तो कोई शनाख्त थी ना ही कोई वेयर अबाउट्स थे। यानी कि किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ से आता है, कहाँ पर जाता है, और ये कि उसकी आखिर रिहाइश कहाँ पर है। बच्चे थे, बच्चों ने तो इस बात को इग्नोर किया, वो तो अपने खेल कूद में मस्त मगन रहे। मगर जो बड़े थे उन्होंने इस बात पर नोटिस लिया और तफ्तीश जब शुरू की इस मामले के मुतालिक कि आखिरी बच्चा कौन है, कहाँ से आता है और किसका है, कि जिसके घर वालों को अपने बच्चे के मुतालिक परवाह ही नहीं, तो तफ्तीश के बाद जो वाक़या सामने आया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गांव के गली मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानें बहुत आम सी बात है। ये बात मेरी अम्मी के बचपन की है, जब गांव में एक की दुकान बनी थी और गांव के सब बच्चे उसी दुकान में चीज़ें खरीदने जाया करते थे। कुछ ही वक्त गुजरा था कि वहाँ एक छोटा बच्चा, जो गांव में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, दुकान पर रोज़ आने लगा। हम उसे देखते थे मगर कभी उससे बात करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। सब उससे बात करने की या खेलने की पेशकश करते, मगर वो कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ खामोश रहता था। अम्मी कहती हैं कि जब वो घर आई तो उन्होंने अपनी वालिदा यानी कि हमारी नानी को उस बच्चे के मुतालिक बताया कि हम में से किसी ने उसको पहले तो नहीं देखा, मगर वो रोज़ आ जाता है। शायद उसके पास पैसे नहीं होते तो बेचारा कुछ मांगता नहीं। नानी ने अम्मी और बाकी बच्चों के साथ साथ उसके लिए भी सिक्का दिया और कहा कि उसे भी दे देना। अगले रोज़ हम मामूल की तरह सिपारा पढ़कर निकले और दुकान की तरफ गए तो वो वहीं खड़ा था। मैंने अपने साथ साथ उसके लिए भी चीज़ें खरीद लीं और उसका हाथ पकड़ा और कहा कि आ जाओ, ग्राउंड में खेलने चलते हैं। वहाँ गए, चीज़ें खाईं और खेलते रहे। अब यही रूटीन बन गई थी। खेलते हुए शाम कब होती पता ही नहीं चलता था। नानी रोज़ डांटती थी कि उस बच्चे ने तुम लोगों को ख़राब कर दिया है। कल मैं भी चलूँगी और देखूँगी कि आखिर किसका बच्चा है जिन्हें अपने बच्चे की होश ही नहीं। नानी जान अम्मी और बाकी बच्चों के साथ दुकान पर गईं और दुकान वाले से बच्चे का पूछा तो उसने बताया कि इन बच्चों के अलावा तो मैंने किसी और को नहीं देखा। अम्मी रोने लग गईं और कहा कि ये झूठ कह रहे हैं, रोज़ इन्हीं की दुकान से हम चीज़ें लेते हैं और वो बच्चा भी यहीं खड़ा होता है। नानी जान ने पूछा कि सच बताओ वो कौन है और किधर रहता है। तो हम उनको उस घर ले गए जहाँ हमने उस बच्चे को हमेशा दाखिल होते हुए देखा था। जब हम उस घर पहुँचे तो उस घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर से वो घर मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ मालूम हो रहा था। नानी ने बताया कि ये घर एक अरसे से बंद है, यहाँ एक आध कब्र के अलावा और कुछ भी नहीं। वो बच्चा कहीं और रहता होगा। इतने में सामने पड़ी टूटी मेज़ के पीछे वो बच्चा मुझे दिखाई दिया। हमने फ़ौरन इशारा किया और कहा कि वो देखें, वो वहाँ खड़ा है। मगर नानी को कुछ दिखाई नहीं दिया। वो शायद समझ गई थी और हमें वहाँ से लेकर निकल आईं और गांव के इमाम से वहाँ पढ़ाई करने को कहा। इमाम साहब ने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद वो बच्चा दोबारा किसी को भी दिखाई नहीं दिया। वो क्या था जो सिर्फ हमें दिखाई देता था, कभी दोबारा पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ी। मगर शायद उसको सिर्फ खेलने के लिए कोई चाहिए था, इसके अलावा कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया था उसने। पुराने ज़माने में पानी के लिए कुओं का इस्तेमाल किया जाता था, मगर अक्सर औक़ात कुछ इस तरह के वाक़यात भी पेश आते थे कि वो कुएं पुरसरार हो जाते थे, कि वहाँ से अजीबो-गरीब वाक़यात का सिलसिला शुरू हो जाता था और पानी किसी को नसीब नहीं होता था। इसी तरह की एक कहानी है आज हमारे पास। ये कहानी भी एक कुएं से जुड़ी है जो एक गाँव में हुआ करता था, मगर उसमें उस कुएं से पानी निकालना कुछ अरसे बाद उन लोगों को नसीब होना बंद हो गया था। उसकी क्या वजह बनी थी, सुनते हैं। मैं एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे गांव ने आज तक तरक्की नहीं की। यहाँ के लोग आज भी मिट्टी के मकानों में रहते हैं, सादा लिबास और सादा ग़िज़ा खाते हैं। गांव रकबे और आबादी के एतबार से काफ़ी छोटा है, इसलिए यहाँ के मकीन सब एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे की खुशी और गमी के साथी हैं। ज़्यादातर मर्द और औरतें काम करती हैं
जैसा कि मैंने बताया कि गांव ज़्यादा तरक्की की तरफ नहीं है, तो आज भी औरतें कुएं का इस्तेमाल करती हैं। पानी से जुड़ा कोई भी काम हो, बर्तन धोने या कपड़े धोने, सब चीज़ों के लिए पानी कुएं से ही लिया जाता है। ये वाक़या इसी कुएं से जुड़ा है। आज से कुछ साल पहले जब इसे तामीर किया गया था, तो वहाँ से गुज़रने वाले लोगों ने अक्सर शिकायत की थी कि इसमें से हमें सरगोशियों की आवाज़ आती है। एक आध दफ़ा किसी बच्चे ने शरारत में उस कुएं में आवाज़ दी और उस आवाज़ के बदले उसे बाकायदा जवाब भी मौसूल हुआ। बच्चा डर गया और पीछे हट गया। सब लोगों ने आपस में मशवरा किया कि अगर इसमें ऐसी कोई बात है तो इसे गिरा दिया जाए, इसकी जगह कहीं और कुआं बना लेंगे। मगर यह मुमकिन ना था। लाख कोशिश के बावजूद कुएं की दीवारें गिरती नहीं थीं, मानो जैसे पत्थर के बजाय लोहे का बना हो। बहुत तरकीबें लगाईं लेकिन कुआं वहीं कायम रहा। यहाँ तक कि जब उसे तोड़ने की कोशिश करते थे, दीवारें एक तरफ से आधी हो जाती थी, तो उसी दौरान उसका पानी काला स्याह होना शुरू हो जाता था। बदबू इतनी के पास खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। सब ने फैसला किया कि इसे छोड़ दिया जाए। इस्तेमाल नहीं होगा तो शायद खुद ही जो भी इसमें बसा है चला जाएगा। लेकिन ये फैसला गलत साबित हुआ। आज भी वो कुआं उसी जगह पर कायम है और अब उसमें अलग अलग किस्म की सरगोशियों की आवाज़ दिन हो या रात हो सुनाई देती हैं। कभी लगता है कि मर्द है तो कभी लगता है औरत है या फिर बच्चों की आवाज़ें होती हैं। गांव देहात में मौजूद किसान अक्सर रखवाली के लिए फसल में ठहरना मुनासिब समझते हैं, ताकि जब कटाई करीब आए तो फसल को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। इसी तरह से एक वाक़या हमने पहले भी यहाँ पर सुना है इसी एपिसोड के अंदर। तो सेम उस तरह का वाक़या तो नहीं है, मगर उससे मिलता जुलता ही है। गाँव में मौजूद किसान रखवाली के सिलसिले में अक्सर रात अपनी फसल में गुजारना मुनासिब समझते हैं, ताकि जब कटाई के दिन नज़दीक आए तो फसल को कोई नुकसान मत पहुंचे। इसी सिलसिले से जुड़ी एक कहानी एक ठेकेदार के साथ पेश आई जिसने एक फसल का ठेका ले रखा था। रात का पहर था जब वो अपनी फसल में ही मौजूद था। उसके साथ अब एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया जो उसकी समझ से बालातर है। मेरे अब्बा खेती बाड़ी का काम करते हैं। अब्बा जिन खेतों में काम करते हैं वो हमारे खेत घर से थोड़े ही फासले पर हैं। अक्सर अब्बा रात खेतों में ही गुजार देते हैं। खेतों में सांप आने का ख़तरा रहता है तो खेत के करीब ही ज़रा से ढेर पर आग लगा दी जाती है ताकि रोशनी आती रहे। कोई ख़तरा हो तो आसानी से समझ आ जाए कि आखिर क्या मसला है। ऐसे ही रात को अब्बा चारपाई पर लेटे थे कि उन्हें चारपाई के नीचे किसी का वजूद महसूस हुआ। अब्बा को लगा कि शायद सांप होगा तो वो हिले नहीं। अब्बा काफ़ी देर तक एक ही करवट में लेटे रहे और हिले नहीं। जब उनको महसूस हुआ कि चारपाई के नीचे अब कुछ नहीं तो उन्होंने उठकर देखा और सारे खेत का चक्कर लगाया। खेत के दूसरे कोने में उन्हें ऐसे लगा जैसे कोई बड़ी सी काली चादर ओढ़े बैठा हुआ है। अब्बा ने आवाज़ लगाई लेकिन जवाब नहीं आया। वो भाग के गए कि कोई नुकसान पहुंचाने ना आया हो, लेकिन जैसे ही करीब गए कोई ना था। उनको लगा वहम होगा और वापस आकर सो गए। सुबह जब उठे और ट्रैक्टर चला रहे थे तो पूरे खेत में सिर्फ उस कोने पर जहां रात को उन्हें किसी के बैठने का शक हुआ था, ट्रैक्टर वहां से आगे नहीं चल रहा था। अब्बा ने टायर देखे, सब कुछ चेक किया। ज़मीन पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो ट्रैक्टर के लिए रुकावट बने, मगर बहुत कोशिश के बावजूद भी ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ रहा था। और देखते ही देखते खेत का वो हिस्सा रंग बदलने लगा। अब्बा घबरा गए और फ़ौरन घर चले आए और सवाल करने लगे कि ये क्या मामला है। अब वो खेत के मालिक को क्या जवाब देंगे? वो यकीन नहीं करेंगे मेरा। मैंने अब्बा से कहा कि हम देखते हैं, कोई ना कोई हल ज़रूर होगा, तो आए चलते हैं। मैं और अब्बा जैसे ही वहाँ पहुँचे तो खेत का रंग बिल्कुल सही था। मैंने अब्बा से कहा कि वो ट्रैक्टर चलाएं, तो उन्होंने जब ट्रैक्टर चलाया वो चल गया। अब्बा को यकीन नहीं आया, लेकिन वो समझ गए थे कि रात को जो देखा था वो वहम नहीं था। कोई था जो रात से दिन तक वहीं मौजूद था, मगर सिर्फ नज़रों से ओझल था। जानवरों का शोर करना अक्सर किसी और बात की भी निशानदेही करता है। कहते हैं कि जानवर उस मखलूक को भी देख सकते हैं कि जिसे आम इंसानी आंख नहीं देख सकती। इसी तरह जानवरों को जिन्नात जैसी मखलूक जब नजर आए तो वो अमूमन शोर मचाना शुरू कर देते हैं। एक फार्म से जुड़ी ये कहानी जहाँ मौजूद जानवरों ने यकदम एक वक्त पे शोर मचाना शुरू कर दिया, और शोर मचाने की वजह क्या थी ये समझना थोड़ा मुश्किल था। हमारा डेयरी का काम है। अब्बा को हमेशा से ही जानवर पालने का शौक़ रहा है।
गाय बकरियों के अलावा हमने कुत्ता, बिल्ली और घोड़ा भी रखा हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि अचानक सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शाम का वक्त था जब मामूल के मुताबिक अब्बा ने दूध बाल्टी में डाला और कहा कि घड़ों में दे आओ, और मुझे कहा कि तुम घड़ों में जाकर डालो। अभी मैं इस तैयारी में था कि सब जानवरों ने एक साथ शोर मचाना शुरू कर दिया। बिजली भी चली गई और अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या माजरा है, लेकिन अब्बा ने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी का विर्द किया और मुझसे भी कहा कि तुम भी ऊंचा ऊंचा विर्द करो। मैंने ये मंजर पहले कभी नहीं देखा था कि जानवर इतने बेकाबू हो जाएं और शोर मचाने लग जाएं। जैसे ही सब नॉर्मल हुआ तो अब्बा ने बताया कि जानवरों को ऐसी मखलूक दिखाई देती है। ये पहली बार नहीं हुआ, मैंने ऐसा बहुत दफ़ा देखा है। ऐसी सूरत में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जानवर मालिक को देखकर और घबरा जाते हैं और जान छुड़वाने की कोशिश में जान भी गंवा देते हैं। इसलिए मैंने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और मुझे भी अब्बा ने ताकीद की कि ऐसा करो, क्योंकि इंसानों के अलावा भी इस दुनिया में और मखलूक रहती है। कच्चे और टूटे मकानों को अनदेखी मखलूक अपना ठिकाना बनाना बहुत पसंद करती है, क्योंकि वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, तो इसीलिए उसे गैर आबाद कहा जाता है। ऐसी ये कहानी कच्चे मकान से जुड़ी एक गांव में, जिसके साथ मौजूद एक रिहायशी घर, जहाँ पर एक शख्स ने बाकायदा उस कच्चे मकान में होते वाकयात को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि अपनी आंखों से भी देखा है। और रात के किस पहर उसकी आंख खुला करती थी, किस शोर की वजह से उसकी आंख खुला करती थी, ये वाकया काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाला है। हमारे गांव में एक कच्चा मकान है जो काफ़ी अरसे से तामीर नहीं हुआ, क्योंकि उसे तामीर करने में किसी न किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। या तो मज़दूर छोड़ जाते हैं तो या कोई मसला दरपेश आ जाता है। मेरा घर उस कच्चे मकान के साथ है। अक्सर रात को मेरी आंख खुलती है तो उस मकान से हलचल और खटपट की आवाज़ें आती हैं। चाहते हुए भी नज़रअंदाज करना मुश्किल होता है, क्योंकि आधी रात को जब आंख खुलती है तो ये आवाज़ें सुनकर मैं खौफज़दा हो जाता हूँ। हिम्मत भी नहीं होती देखने की कि आखिर माजरा क्या है। मगर एक मर्तबा, पहली और आखिरी बार, मैंने एक कदम उठा ही लिया। मैंने इरादा कर लिया था कि अब की बार अगर खटपट की आवाज़ आती है तो मैं एक बार देखूंगा कि आखिर ये होता क्या है। जुमेरात की रात थी, मेरी आंख खुल गई और आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने बहुत हिम्मत की और उठकर कमरे की खिड़की से देखा तो मुझे नीचे से उस कच्चे मकान में हलचल नज़र आ रही थी। गौर करने पर मुझे दिखाई दिया कि कोई शख्स है जो उस मकान से चीज़ें उठा रहा है। ये देखकर मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ये कोई नशई वगैरह तो नहीं, मगर ये ख्याल भी मेरे देखते ही देखते बदल गया। मेरी नज़र इधर से उधर करने पर जहाँ मुझे एक इंसानुमा वजूद दिखाई दे रहा था, अब उसकी जगह एक बिल्ली उधर चल रही थी और एकदम उसने उस दीवार पर छलांग लगाई जो हमारे घर और मेरी खिड़की के बिल्कुल करीब है। ये देखकर मैं फ़ौरन पीछे हट गया और आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा जब तक आवाज़ें आना ख़त्म नहीं हो गई। समझ से बाहर था ये मामला, मगर उसके बाद से कभी मुझे दोबारा रात के वक्त आवाज़ें नहीं सुनाई दी। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब, शेयर एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की फौरी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग।